जल्दी जल्दी विकेट का गिर जाना। आज ऐसा लगा था कि दिल्ली की टीम जब चेस करेगी तो शायद बेटर टेम्पलेट के साथ चेस करेगी। दिल्ली के साथ ये क्या गलत हो रहा है? और ये जो अभिषेक पोरेल है, एक अभिषेक आपके साथ में खड़े हुए हैं जो आपकी दूसरी टीम से जीते हैं, जिस टीम को आप पसंद नहीं करते थे वो टीम जीती है, और एक आपके अभिषेक पोरेल भी हैं, इनको रिटेन किया था अनकैप्ड कैटेगरी में आपकी टीम ने। हाँ, आप मुझे बताइए इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ दो चार बढ़िया शब्द हैं आप। मतलब देखिए दोनों अभिषेक इनको दर्द देने के लिए बने हैं। बिल्कुल हाँ, एक बंदा मेरी अपोजिट टीम में खड़ा रहता है हर टाइम, और एक बंदा मेरी ही टीम से वो विभीषण बन के बैठा हुआ है कि वो आते हैं, मतलब वो मार देंगे 5 बॉलों के अंदर 20 रन मार देंगे, कोई एक ना एक ओवर वो तोड़ देते हैं बिल्कुल अभिषेक पोरेल, और उसके बाद फिर वो ऐसे बन जाते हैं कि जैसे उनको बॉल समझ ही नहीं आ रही। दूसरी तरफ एक जेक फ्रेजर मगर करके ऐसा एक राक्षस दिल्ली ने रिटेन किया था, राइट टू मैच कार्ड करके इतनी खुशियां मना के लिया था कि भाई ये बंदा, उसका अभी तक का आईपीएल के अंदर एक सीजन के अंदर 240 का स्ट्राइक रेट था पूरे सीजन में जब वो पिछले सीजन खेला था, और वो भी जब हटाया था क्योंकि वो डेविड वार्नर या फिर कोई जो था वो ओपनर नहीं कर पा रहे थे ठीक से, वहां वो बढ़िया खेले। इस सीजन वो बिल्कुल फ्लॉप रहे, जो उनके हाईएस्ट रन आए वो 25 बॉलों में 27 आए, उनको हटाना बनता था। लेकिन उसके बाद फाफ डू प्लेसी, वो एक बार उनकी 50 आई थी, फिर वो इंजर्ड हो गए थे उसी मैच में, उसके बाद वो 2-3 मैच खेले नहीं। तो दिल्ली की कोई ओपनिंग पेयर सेट ही नहीं हो पा रहा है। शायद दिल्ली के दिमाग में ये चीज़ होगी कि हम शुरुआत जो करेंगे वो जेक फ्रेजर मगर को और फाफ डू प्लेसी से करेंगे, दोनों जो है वो इंटरनेशनल ओपनर्स होंगे, थोड़ा मजा आएगा। लेकिन अब उनको जुगाड़ करके, अब दिल्ली में जुगाड़ ही चल रहा है हर चीज का, वो अब जुगाड़ से अभिषेक पोरेल को फिट किया है, अब वो अभिषेक पोरेल चले जा रहे हैं। उसके बाद करुण नायर एक पारी उन्होंने बहुत तगड़ी खेल दी, तो उनको परमानेंट वन डाउन का स्पॉट उनके लिए जो है वो फिक्स कर दिया है कि भाई आप आओगे वन डाउन पे। वो भी 15, 20, 17, 18 इतने रन मार के बीच में तो उनसे ओपनिंग भी कराई गई, जब ओपनर नहीं थे फाफ डू प्लेसी तो उन्होंने ओपनिंग भी करी वहां पर, तो वहां पर भी थोड़ी सी वहां प्रॉब्लम रही, और बैटिंग कार्ड हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पर डिस्कशन हम जारी रखते हैं इस चीज के ऊपर जी। और केएल राहुल भी आए, और केएल राहुल भी मतलब टिकने को टिक जाते हैं वो, लेकिन आज जिस हिसाब से वो रन उन्होंने भागा, एक तो पहली बात वो रन वहां पे था ही नहीं, वो बिल्कुल हाथों में थी सुनील नारायण के, लेकिन सिंस सुनील नारायण की रेपुटेशन ऐसी है कि भाई उनसे तो थ्रो हो ही नहीं पाती है, तो उन्होंने जो वो रन आउट किया और वहां पर डायरेक्टेड मारी, मुझे लग रहा है सुनील नारायण को भी नहीं पता था कि वो बॉल जाके सीधा विकेटों पे लग जाएगी, ना वो केएल राहुल को पता था, ना वो गुरबाज को पता था। वो केएल राहुल की जो विकेट की, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो शायद वही था जो केएल राहुल की विकेट थी वहां पर। तो चलिए, मतलब यहाँ पर ये दिल्ली की जो हमने बैटिंग के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अब मैच का बाबर आजम के बारे में ही बात कर ले। क्या मैच का बाबर आजम वैसे तो वो प्लेयर होता है जो कि अपनी टीम की खराब परफॉर्मेंस के लिए काम करता है। केकेआर की बॉलिंग परफॉर्मेंस हमें पता है कि बहुत अच्छी रही, तो पहले मैच के बाबर आजम पर जाए या चलो केकेआर की बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अभिषेक कहेंगे कि यार सारी बातें कर ली दिल्ली की, जिस बॉलिंग लाइनअप ने मैच को जिताया उसके बारे में भी तो बात कर लेते हैं। हम खुश हैं भाई, आज हमें फर्क नहीं पड़ता, बात करो ना करो, दुनिया बात कर रही है उनके बारे में। क्योंकि अनुकूल रॉय आप देखिए, भले बैटिंग में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट, 6.25 का इकोनॉमी, ये लोग अनुकूल रॉय को भी नहीं झेल पाए। क्या हालत थी दिल्ली की। वैभव अरोड़ा 2 ओवर में 19 रन दिए और 1 ही विकेट, 9.5 का इकोनॉमी। हर्षित राणा ने, क्योंकि इनका थोड़ा सा साथ निभाया कि भाई वो दिल्ली के हैं, उनके मन में थोड़ा सा था कि दिल्ली को थोड़ा जिताने के लिए एक पुश देते, तो 4 ओवर में लगभग 50 रन खा चुके थे वो, और बड़ी खराब इकोनॉमी। इन्होंने भी 50 नहीं बनाई, सोचो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से किसी ने 50 नहीं बनाई, बाकी राणा ने भी नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं। और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर के अंदर 2 विकेटें ले ली, 9.25 का इकोनॉमी इनका भी रहा। सुनील नारायण भाई, इन्होंने बैटिंग में भी तोड़ा, बॉलिंग में भी तोड़ा, 4 ओवर के अंदर 29 रन और 3 विकेट, 7.25 का मात्र इकोनॉमी रेट। और आंद्रे रसल 2 ओवर 22 रन, 1 विकेट इन्होंने भी ले लिया। इंपॉर्टेंट ओवर था, लास्ट ओवर ये डाल रहे थे, और जितने भी लोग सोच रहे थे कि सुनील नारायण और ये आंद्रे रसल हुके हुए कारतूस हैं, आज देख लो वही खोटे सिक्के, आप जिनको जो बोल रहे थे सब उनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि ये खोटे सिक्के भी थे तो चल गए। नहीं, ये आज भाई साहब तो इस चल टाइम गए, में 2-2 हजार के नोट से ज्यादा वैल्यू लेके गए। आज तो चल गए, लेकिन अभी ये कितना और चलेंगे और क्या कोलकाता नाइट राइडर्स को आगे लेकर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पर चलिए मैच के बाबर आजम की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैच का बाबर आजम वो होता है जो अपनी टीम की हार में योगदान है, लेकिन आज जो मैच का बाबर आजम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उनकी टीम तो जीती है,
लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है भाई, बाबर आजम शर्मा जाए उनकी परफॉर्मेंस से। कौन था मैच का बाबर आजम, देख लेते हैं कि भाई आज के मैच का बाबर आजम। तो आज के मैच के बाबर आजम निकले वेंकटेश अय्यर। भाई 5 बॉलों में 7 रन इन्होंने बनाए, 1 चौका लगाया, 140 का स्ट्राइक रेट, वो सब तो ठीक है। लेकिन भैया वेंकटेश अय्यर जो कि इस IPL 2025 में 23 करोड़ 75 लाख रुपए में 23 करोड़ 75 लाख रुपए में उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। उनकी 23 रुपए की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है भैया। तो ये तो वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस है। और अभिषेक, वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस पर मतलब हम बहुत बार बात कर चुके हैं, कितने लगातार। कितने पैसे में रिटेन करें इनको? 23 रुपए में 23 रुपए 23 करोड़ 75 लाख। अच्छा, सड़ गए सड़ गए। देखिए जब आपकी टीम टॉप 4 में 140 के स्ट्राइक रेट पे अगला लड़का मार रहा है, ठीक है भाई, मारते मारते यही तो इंटेंट होती है। 140 पे, अरे 7 रन ही तो मारे हैं। अरे तो 140 का स्ट्राइक रेट था ना भाई, यही तो इंटेंट कहलाती है ना, मारते मारते आउट हो गया। ऐसे अभिषेक पोरेल वाली टीम वाले अब हमारे वेंकटेश को ट्रोल करेंगे। अरे हम ऊपर ही हैं, हो गए हैं, अभी भी हम टॉप 4 में हैं। हारने वाले लोग अब बताओ, अब हमें बताएंगे कि हमारे टॉप 4 में अभी भी नहीं है। टॉप 4 में अभी भी दिल्ली है और कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन सिर्फ 3 टीमों के ऊपर बैठी हुई है। उस बारे में भी आऊंगा। पॉइंट टेबल आ जाएंगे बहुत ज्यादा क्लियर कर देगी। आ जाएंगे, आप जानते नहीं हमारी शक्तियों को। पॉइंट टेबल नहीं, काला जादू हमें पता है क्या। नहीं मैं जादू कह ही नहीं रहा, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ या ना कर। पर चलिए देखेंगे कि किरण किसकी होगी। लेकिन अभी के लिए हम आपको दिखाते हैं कि पब्लिक क्या कह रही है। भाई पब्लिक क्या बोल रही है वो थोड़े से सवाल ले लेते हैं। शिवम राजपूत का सवाल आ गया है, कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी पर कमेंट किया, ये तो उसका दिन अच्छा था, क्या गिल को जलन हो गई? अभिषेक भाई, क्या गिल को जलन हो रही है? और मतलब ये कहना भी है कि भाई दिन अच्छा था, नहीं परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी भाई। हाँ वो कह रहे थे, उनसे पोस्ट मैच पूछा गया तो कहते हैं क्या ही बोलूं, इट वाज हिज डे। अब तो फिर वही बात है कि उसके ऊपर जो अजय जडेजा साहब है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, उन्होंने भी बोला कि भाई तारीफ करनी तो कर दो ना ढंग से, आप इंडिया के वाइस कैप्टन भी हो, बिल्कुल आप इतने सामने वाली टीम के कैप्टन हो, सीनियर मतलब वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टार हो, आप अगर एक छोटे से लड़के की सेंचुरी के लिए थोड़ी तारीफ कर दोगे तो आपको क्या चला जाएगा? मुझे लगता है सूर्यवंशी का जिस तरीके से उन्होंने पिटाई करी उसका कोई जवाब नहीं था। नितिन चौधरी कह रहे हैं कि पिटाई से याद आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह करने की प्रक्रिया क्या है? नितिन भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, ये खुद ही आपको पता ही है, आत्मघाती लोग हैं ये वो है लाल बटन दिख रहा है, दबा दिया नहीं दबाना था। तो भाई इनको खत्म करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, ये खुद खत्म होते हैं, ये खुद विध्वंस अपना करते हैं। और वही होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, और जिस तरीके से उनका देश चल रहा है शायद उनके देश का भी यही हाल। हरीश छाबड़ा जी का कमेंट आया, शाहिद अफरीदी के लिए 2 शब्द या 2 गाली, जो भी आपको ठीक लगे। हरीश भाई, पहले तो हरीश भाई का कमेंट के लिए जोरदार तालियां। देखिए मतलब शाहिद अफरीदी को आप 2 गालियों की बात कर रहे हैं, जितनी गाली दी जाए उतनी कम है वैसे तो। और वो शाहिद अफरीदी जिनको अपना मतलब शाहिद अफरीदी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेकिन चैन भाई अंडर एज होंगे ना शाहिद अफरीदी, तो ध्यान देना। मैं वही कह रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी को आप सजा कैसे दोगे? वो तो अपने आप को जुवेनाइल कहकर निकल लेंगे, माइनर। वो तो कहेंगे कि मैं तो माइनर हूँ। शाहिद अफरीदी इतना फर्जी आदमी है कि वो खुद की किताब जब लिखते हैं उसमें भी अपनी एज 2 बार अपनी एज का जिक्र करते हैं, दोनों बार अलग अलग एज लिखते हैं। अरे भाई सोचो, खुद की किताब में अपनी एज का फर्जीवाड़ा करने वाला वो जो प्लेयर है, वो इस तरीके के ये जो इतना टेररिस्ट अटैक हुआ उसके ऊपर पॉलिटिक्स चमका रहा है, पाकिस्तान की गंदी घटिया पॉलिटिक्स चमका रहा है। और फिर उसी गंदे मुंह से शाहिद अफरीदी एक दिन आएंगे और कहेंगे कि नहीं, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। भाई पहली बात तो साथ में कहते हैं हम तो अमन का पैगाम लेकर आते हैं, अमन की आशा करते हैं। भाई अपना अमन और अपनी आशा अपने पास रखो और विशेष पे दबा के रखो। और ये जो सारी की सारी ये जो हरकतें हैं जो आपका जो मुल्क जो करता है उसका तगड़ा जब आपको जवाब मिलेगा तब आपसे बात करी जाएगी। वैसे आप किसी भी बात करने के लिए लायक हो नहीं। तो अब मैं शाहिद अफरीदी को लेकर तो इससे ज्यादा मैं अपने वर्ड्स भी वेस्ट नहीं करना चाहता इतने टुच्चे आदमी पर चलिए आईपीएल की बात हो रही है तो आईपीएल की पॉइंट्स टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कहां पर है ये देख लेते हैं। आरसीबी नंबर 1 पर है 10 मैच में 7 जीत के साथ 14 पॉइंट पर। इकलौती अगर कोई टीम है तो वो है आरसीबी। इसके अलावा 12 पॉइंट्स के साथ 3 टीमों का डेडलॉक है। मुंबई इंडियंस 10 मैच खेलकर 12 पॉइंट्स हैं इनके 6 जीत के साथ।
ये है नंबर 2 पर। गुजरात टाइटंस ने इनसे एक मैच कम खेला है, लेकिन 6 जीत इनकी भी हैं, ये भी 12 पॉइंट्स पर हैं, ये है नंबर 3 पर। दिल्ली कैपिटल्स आज का मैच जीतकर 14 पॉइंट के साथ ऊपर जा सकते थे, पर क्योंकि ये मैच आज का हार गए हैं, इसलिए 10 मैच में इनकी भी 6 जीत के साथ पॉइंट्स हैं 12। अब नंबर 5 पर है पंजाब किंग्स, जिसने सिर्फ 9 मैच खेले हैं, उनके 11 पॉइंट्स हैं, क्योंकि उनका एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ धुल गया था। 4 टीमों में एक टीम 14 पर, 3 टीम 12 पर, एक टीम 11 पर। अब आ जाते हैं उसके नीचे, लखनऊ सुपर जायंट्स 6ठे नंबर पर है, 10 मैच में 10 पॉइंट हैं इनके। कोलकाता नाइट राइडर्स आज जीत के साथ अपनी उम्मीदें इन्होंने बरकरार रखी हैं, 10 मैच में 4 जीत के साथ 9 पॉइंट्स हैं। राजस्थान रॉयल्स 10 मैच में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के 9 मैच में 6 पॉइंट्स में, और चेन्नई सुपर किंग्स के तो भाई 9 मैच में 4 ही पॉइंट्स हैं। चेन्नई सुपर किंग्स मैक्सिमम 14 पॉइंट्स तक जा सकती है, और 14 पॉइंट्स पर ऑलरेडी एक टीम बैठी है, और कई और टीम भी होंगी, क्योंकि उनके एक दूसरे से मैच हैं और वो 12 पॉइंट्स पर ऑलरेडी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब अगर वो लगातार अपने 4 मैच जीतते हैं तो वो टॉप 4 में पहुंच सकते हैं। उनके पॉइंट्स हैं टोटल 9। 4 मैच के साथ अगर वो 8 पॉइंट्स लेंगे तो 17 पॉइंट के साथ टॉप 4 में वो एंट्री पा सकते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक अच्छी बात आज की जीत के साथ ये हुई है कि उनकी उम्मीदें काफी हद तक बरकरार हैं। कल का मैच क्या है, या फिर आज का मैच क्या है, अगला मैच क्या है आईपीएल 2025 में, वो आपको दिखा देते हैं। आईपीएल का 49वां मैच आज खेला जाएगा चेन्नई में, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स। चेन्नई के लिए ये मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो अगर ये मैच जीतते भी हैं तो भी वो 10वें पोजीशन से उठकर 10वें पोजीशन पर ही है। लेकिन पंजाब किंग्स के लिए मैच इंपॉर्टेंट है। पिछला मैच उनका बारिश और बुरे वेदर की वजह से धुल गया था, वहाँ पर उनके जो पॉइंट्स हैं वो हैं 11, और अब पंजाब किंग्स को अगर चढ़ाई करनी है तो पंजाब किंग्स को यह मैच जीतना बहुत जरूरी है। आईपीएल 2025 सबसे अपने बेहतरीन स्टेज में पहुंच गया है, जहां पर हर जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में ऊंच नीच लगी रहेगी, और लगातार लगा रहेगा हमारा आईपीएल 2025 पर यह कवरेज भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आईपीएल की ये कंप्लीट कवरेज द क्रिकेट शो पर। द क्रिकेट शो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, आप देख रहे हैं जी।